अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अब सेल स्ट्रक्चर की सीरीज को, जिसके अंदर हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। बच्चों, हमने इससे पहले न्यूक्लियस को पढ़ा है, मेम्ब्रेन को पढ़ा है, सेल वॉल को पढ़ा है। तो बच्चों, अभी शुरू करने जा रहे हैं आज का एक नया टॉपिक जो बड़ा अहम है सेल के हवाले से। बच्चों, जो सेल के अंदर हर तरह की चीज को तैयार करने का ज़ामिन है। प्यारे बच्चों, ये एक फैक्ट्री है। इट्स जस्ट लाइक ए फैक्ट्री जो चीजों को बनाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। और उस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? उस सिस्टम का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो नाम आपको बता रहा है, ये आपको पता है कि एंडो का मतलब है इनसाइड। ये सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये उसी की बात होगी। प्यारे बच्चों, इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स हैं, चंद ऑर्गेनल्स का ये ग्रुप है। कुछ 4-5 ऑर्गेनल्स हैं जिनको हमने इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि ये या तो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पैकेट्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनके थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बच्चों, फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। या तो ये फिजिकली इंटरकनेक्टेड होंगी या फिर प्यारे बच्चों ये कम्युनिकेट कर रहे होंगे थ्रू वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होती हैं? अभी बताया, ये छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अपने अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट को कैरी करते हैं और सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। हम इनको वेसिकल्स का या स्मॉलर वैक्यूल्स का नाम दे देते हैं। बच्चों, कौन कौन से मेन कंपोनेंट है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं? नंबर 1, न्यूक्लियर एनवेलप। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको पढ़ा है। और बच्चों, जिसने भी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में भी लेक्चर नहीं लिया, नीचे लिंक दिया होगा प्यारे बच्चों, उसको क्लिक करके आप पहले न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला टॉपिक देख सकते। प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है गोल्जी, चौथा है बच्चों लाइसोसोम, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल या फिर वैक्यूल्स, छोटे वैक्यूल। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब किस तरह इंटरकनेक्टेड है समझ ले। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनवेलप की ही बात करते हैं। तो न्यूक्लियर, यहां पर ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, समझ लें ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, याद है आपको? एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। अब देखिए, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही आगे कनेक्टेड नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, जिसको नाम दे रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, अब ये आप देख रहे हैं कि ये फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। और मैंने आपको बताया था कि बड़ा आम एमसीक्यूज पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों, अब ये देखें, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है। अब अभी थोड़ी देर बाद जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाएंगे और उन वेसिकल्स को आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये जो वेसिकल है, इनके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, ये इसको ले जाएंगे बच्चों किसके पास? गोल्जी के पास। आगे इसके बाद हम देखेंगे। अब देखिए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी है, इनका जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन थ्रू वेसिकल है। दिस इज दी वेसिकल। अब ये वेसिकल के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसने अपने प्रोडक्ट बनाकर भेज दी किसके पास? गोल्जी के पास। और प्यारे बच्चों, फिर गोल्जी आगे इसको प्रोसेस करेगा। अब गोल्जी से ही आगे लाइसोसोम बनेंगे, इसी से आगे स्मॉल वेसिकल या वैक्यूल्स बन जाएंगे बच्चों। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? एंडोमेम्ब्रेन से। और हम इनको 1 बाय 1 करके एक एक को यहां पर पढ़ेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, इसके की फीचर की बात करते हैं, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसका काम क्या है? ओवरऑल इसका काम क्या है बच्चों? ये चीजों की सिंथेसिस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, किसकी वो मॉडिफिकेशन करेंगे, किसको बनाएंगे? बनाएंगे बच्चों प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और उनकी सेक्रीशन करेंगे। या तो वो सेल के अंदर यूज होंगे या उनको सेल के बाहर भेज दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और कुछ चीजों को यहाँ पर रिसाइकल भी किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसका एक और बड़ा अहम काम है, और वो है सेल के अंदर के सेल ने जो कुछ खा लिया उसको डाइजेस्ट करना है। ये काम किसका बच्चों? ये सारा काम है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहला कंपोनेंट। प्यारे बच्चों, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ सैक्स। छोटे छोटे थैलियां हैं, ये सैक्स का एक पूरा नेटवर्क है। और इन सैक्स को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बच्चों। या फिर ये सैक्स होंगे तो या ये ट्यूब्यूलर होंगे। इधर डायग्राम में देख सकते हैं आप,
ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारे का सारा। इसमें ये सैक है एक, ये दूसरी सैक है, ये तीसरी सैक है और ये चौथी सैक है। इस हर एक सैक को नाम दिया जाएगा सिस्टर्नी। और ये सैक जो है वो पाइल अप हुई भी है, एक के साथ दूसरी अटैच है, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे इनकी टाइप्स भी है, वो भी देख लेते हैं। ये कुछ इसमें ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं, ये देख सकते, कुछ इसमें ट्यूब्स की शक्ल में भी हो सकती है। अरे बच्चों, तो ये है हमारा क्या, ये पूरा नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ये है कि वो न्यूक्लियर के साथ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, इनके साथ छोटी छोटी वेसिकल्स भी अटैच हो सकती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ सैक्स, ट्यूब्यूल्स एंड आप इसमें ऐड कर सकते हो वैक्यूल्स को, या प्यारे बच्चों वेसिकल्स को आप ऐड कर सकते हैं कि ये तीनों का नेटवर्क का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इसको एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक तो इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि समझ लें ये सेल है हमारे पास, तो उसके दरमियान ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसके दो हिस्से हैं, इनर पोर्शन जो टुवर्ड द न्यूक्लियस होगा और आउटर पोर्शन। आउटर पोर्शन को नाम दिया था एक्टोप्लाज्म का, जबकि इनर पोर्शन को नाम दिया था एंडोप्लाज्म। बच्चों, चूंकि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, यहां पर अटैच है, इस तरह ये अटैच है बच्चों, तो हम क्योंकि एंडोप्लाज्मिक एरिया के अंदर अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक। अब रेटिकुलम का क्या मतलब हुआ है प्यारे बच्चों? रेटिकुलम नेटवर्क से निकला है। वैसे तो ये इसका लिटरल मीनिंग जो है वो बैग होता है, जो लड़कियों ने पहना होता है स्ट्रिंग वाला, वो जो बैग होता है बिल्कुल ये इसी तरह का तो होता है जिस तरह की ये सैक है, सिस्टर्नी है, तो उसको भी रेटिकुलस का नाम दिया जाता था, तो उसी से नाम निकला है प्यारे बच्चों रेटिकुलम, क्योंकि वो सैक है, पर्स, बैग, बैग के जैसे ये नजर आते हैं, इसको इसलिए नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों सैक्स का या रेटिकुलम का नाम दिया जाएगा। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन है इसकी तैयारी करना, सिंथेसिस। किस चीज की सिंथेसिस? प्रोटीन की, लिपिड की सिंथेसिस करेंगे। सिर्फ इनको बनाएंगे नहीं, बल्कि इनको पैक भी करेंगे, छोटे पैकेट्स में पैक कर देंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनको गोल्जी की तरफ। तो अब देखें, अब चूंकि इसको गोल्जी की तरफ भेज रहे हैं, तो हम इसीलिए इनको इंटर मेम्ब्रेनस, एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ लफ्ज से आपको समझ आ रही होगी कि एक तो देखने में थोड़ा सा रफ लगेगा, बम्पी अपीयरेंस होगी उसकी, ग्रैन्युलर अपीयरेंस होगी, और दूसरा जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगा, उसके ऊपर कोई रफ चीज अटैच नहीं हुई होगी, बिल्कुल क्लियर होगा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप इसको इन शॉर्ट RER का नाम भी दे सकते हो, या प्यारे बच्चों इसको एक और नाम भी देते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको ग्रैन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों देते हैं, सुन लीजिएगा बच्चों। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ अटैच है राइबोसोम्स। राइबोसोम एक छोटी ऑर्गेनल है, प्रोटीन बनाती है, आपको पता है। अब ये जो छोटी ऑर्गेनल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक ग्रैन्यूल्स, इस तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। आज यहां पे आपको डायग्राम भी बता रही है, ये जो ग्रीन कलर के ऊपर सारे ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर ग्रैन्यूल्स एंड दे आर एक्चुअली राइबोसोम्स। अब चूंकि ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम ग्रैन्यूलर्स होते हैं, तो इसलिए ये देखने में आपको बड़े ही रफ या बम्पी अपीयर होंगे, या प्यारे बच्चों यूं समझे कि जैसे इसके ऊपर पिंपल निकले हों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो आप ये रफ सरफेस इसकी अपीयर होती है, तो इसलिए हम इसको ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दे सकते हैं और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दे देते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बात लिखी हुई है, राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, प्रोटीन की तैयारी करवाएंगे, इसका मेन काम है, या प्यारे बच्चों प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे गोल्जी की तरफ, और इससे एक और काम भी करते हैं कि लाइसोसोम की तैयारी भी करवाते हैं। लाइसोसोम भी हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी प्यारे बच्चों। अब यहां पर मॉडिफिकेशन क्या हो रही है, इसको समझने के लिए मैं यहां पर दोबारा एक और डायग्राम ड्रा कर देता हूं आपके सामने, समझ लीजिएगा। ये जो सामने आपके एक डायग्राम मैंने जो ड्रा की हुई है, समझ लीजिए न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ ये सिस्टर्नी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने बनाने लगा। समझ लें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके आगे ये अटैच है आपकी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में, यानी कि न्यूक्लियस का कलर और रख लेते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कलर और ये। प्यारे बच्चों, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये देखिए, यहां पर तो मौजूद है कौन, राइबोसोम। कौन अटैच होंगे बच्चों, ये राइबोसोम। आगे जाके राइबोसोम देखेंगे कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं। जब राइबोसोम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाएगा, यहां से प्रोटीन बनेगी इस तरह। अब ये प्रोटीन तो बन गई है, लेकिन प्यारे बच्चों इस प्रोटीन के साथ बाज़ औक़ात जरूरत पड़ जाती है कोई दूसरी प्रोडक्ट अटैच करने की। समझ लीजिए जो दूसरी प्रोडक्ट है ये शुगर है। शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपको पता है शुगर और जब प्रोटीन्स मिलती हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं बच्चों, हम उसको नाम दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। क्या नाम दे देंगे उसको प्यारे बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यानी कि यहां पर ये मॉडिफिकेशन हुई है कि शुगर को ऐड किया गया है प्रोटीन के ऊपर। तो जब भी इस प्रोटीन के ऊपर इसको ऐड किया जाएगा तो अब प्यारे बच्चों आपकी प्रोटीन कुछ तरह हो जाएगी कि इसके ऊपर अब शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो चुके हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन बन चुकी है। अब जब भी ये अपनी मेम्ब्रेन के पास आएगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर एक वेसिकल बना देगा और इस प्रोटीन को इसके अंदर पैक कर देगा। और यही तो हमने पढ़ा है इसका फंक्शन। और जब भी इसको पैक कर देगा तो इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसी को यहां से उतार कर वेसिकल को आगे गोल्जी की तरफ भेज दिया जाता है। मेरे बच्चों अब ये देखिए, वेसिकल के अंदर प्रोटीन को पैक करके, ये वेसिकल है, दिस इज वेसिकल, और वेसिकल को पैक करके गोल्जी के पास भेज दिया गया है। समझ रहे हो बच्चों, तो ये मॉडिफिकेशन हो रही है और आगे इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट किसी दूसरी ऑर्गेनेल। अब आगे चलते हैं, एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको ऐड करता चलो कि ये हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किन सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। अब चूंकि मेरे बच्चों इसका काम है प्रोटीन की तैयारी करवाना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में सबसे ज्यादा होगी जो प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पेनक्रियाज है, उसके पास खास किस्म के सेल है जिसको कहते हैं एसिनार सेल। ये जो एसिनार सेल्स है एक्चुअली ये बनाते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आपके इंटेस्टाइन में जाना है और जो कुछ आपने खाना है उसको डाइजेस्ट करना है। तो प्यारे बच्चों आपको ये तो पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो जो एंजाइम इतने ज्यादा बनाने वाला सेल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बहुत ज्यादा होगी। कुछ सेल है जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगी, कुछ सेल ऐसे जहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों ही इक्वल क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको मिसाल देता चलो, आपके प्यारे बच्चों प्लाज्मा सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल का पता है आपको, प्लाज्मा सेल आपके वो सेल है जो आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर उनके खिलाफ एक केमिकल वॉर लड़ते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स है। अब इसको बनाने वाले कौन होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह आपके लीवर सेल वो भी बड़ी ज्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। मिसाल ले लेते हैं, एक और लिख देते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। आपके जो लीवर सेल्स हैं इनको नाम दिया जाता है हिपैटोसाइट। हेपेटोसाइट्स बच्चों बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाते हैं। ये भी प्रोटीन्स बनाते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करवाते हैं। बच्चों ये बनाती हैं एल्ब्यूमिन जो आपके ब्लड के अंदर ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं और कुछ इसमें अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा हम रोल प्ले करते हैं। अब देखिए इनके अंदर ये प्रोटीन्स बना रही है। अब ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं कौन बना रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो तैयार करवा रहा है। तो बच्चों ये चीजें आपने याद रखनी है। मेरे बच्चों एक और टाइप की सेल है जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं और वो है आपके न्यूरॉन सेल। प्यारे बच्चों आपके जो न्यूरॉन सेल हैं जो आपका ब्रेन बना रहे हैं, प्यारे बच्चों समझ लें कि ये आपके पास न्यूरॉन है।
ये न्यूरॉन का सेल है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। इस तरह का ये न्यूरॉन का सेल होता है, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं और ये उसका एक्सॉन होता है। प्यारे बच्चों, इसका डिटेल स्ट्रक्चर सेल का तो बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बात बताने वाली है वो ये है कि इस न्यूक्लियस के साथ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो काफी ज्यादा तादाद में बड़ा होता है। और यहाँ पर इस पूरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, गोल्जी भी होती है, इसको नाम दिया जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल का नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तैयारी करवाएंगे खास किस्म के केमिकल को, जिसको नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो प्यारे बच्चों आपका एक ब्रेन का सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। ये वही केमिकल है जिससे आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, जिसको नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने अपने मसल्स को हिलाना है, इसको मूव करवाना है बाजू को, इस बाजू को मूव करवाने के लिए इस न्यूरॉन ने मसल को एक मैसेज देना है थ्रू अ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने वाले कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्यारे बच्चों, अभी बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज्यादातर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ट्यूब्यूलर होते हैं, जैसे यहां पर मैंने ये ड्रा कर दी है कि ट्यूब की शक्ल में होते हैं। ज्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं। बच्चों, अब इनको स्मूथ इसलिए कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता। तो फिर काम क्या होता है? आपको एक बात बताता चलो कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन को तैयार करना। तो अगर राइबोसोम यहां पर नहीं है तो किसी सूरत भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन की तैयारी नहीं हो सकता। फिर क्या तैयार करेगा बच्चों? तैयार करवाएगा लिपिड्स को। हाँ, एक और बात बताता चलो, अब चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, आप इसको एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, काम क्या करेगा? बता रहा हूं कि काम करेगा लिपिड्स की तैयारी, फॉस्फोलिपिड्स की तैयारी। और आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड्स कहां पर पाए जाते हैं? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अहम नहीं, मेन रोल प्ले करती है। यही प्यारे बच्चों, आपकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही तो आपकी मेम्ब्रेन बनाती है, यही तो आपके बाकी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बनाती है। अच्छा सुन लीजिएगा, इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, ये स्टीरॉइड्स, कुछ सेक्स हार्मोन जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये वो भी तैयार करती हैं। फॉर एग्जांपल, मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाने में अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज टॉक्सिक खा ली, कोई केमिकल ऐसा इंजेस्ट कर लिया, कोई पेस्टिसाइड इनहेल कर लिया, या प्यारे बच्चों जो हम मेडिसिन खाते हैं, ऑब्वियसली सारी मेडिसिन आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, उसका कुछ पोर्शन आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है, बाकी सारा एक्स्ट्रा जो केमिकल्स है उनको बॉडी से बाहर निकालना है आपने, और उस केस को डिटॉक्सिफाई करना है। उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी कि ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो लोग जो ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं या ज्यादा ड्रग्स पर होते हैं, तो हमेशा इनके जब लिवर को स्टडी किया जाता है, इसके लिवर के सेल को, उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। और बच्चों, इसके अलावा बड़ा अहम काम करता है, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। अब ये कौन से सेल्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं? प्यारे बच्चों, आपके लीवर के सेल हैं जिनको नाम दिया जाता है हिपैटोसाइट्स। आपके लीवर के सेल लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो आपके लीवर के सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होंगे, फॉस्फोलिपिड्स भी तैयार करते हैं। अब स्टीरॉइड्स, फॉर एग्जांपल, मेल के जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल को मेल बनाते हैं, जो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, प्लस ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बनाते हैं। टेस्टिस के अंदर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लेडिग्स सेल्स। प्यारे बच्चों, ये जो लेडिग्स सेल्स हैं, ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो लीडिंग सेल्स हैं, और लीडिंग सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह एस्ट्रोजन कौन से सेल्स बनाएंगे? अरे बच्चों, ओवरीज के अंदर, फीमेल की ओवरीज के अंदर खास किस्म का सेल होता है जिनको कहते हैं फॉलिकल सेल। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन। और प्यारे बच्चों, ये एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। अब बात करते हैं कैल्शियम को स्टोर करने में। प्यारे बच्चों,
आपके मसल्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर किया जाता है। मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको खास किस्म का नाम दिया जाता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम चेंज कर दिया। क्यों नाम चेंज किया? क्योंकि ये मसल्स के अंदर है और सार्क का मतलब गोश्त होता है, मसल्स होते हैं। और प्यारे बच्चों, यहां पर कैल्शियम को स्टोर किया जाता है। स्टोर कैल्शियम को यहां पर स्टोर किया जाता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की कमी होती है प्यारे बच्चों तो डिफरेंट मस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, इंक्लूडिंग मसल टेटनी, क्रैम्प, ये पड़ना शुरू हो जाता है जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी। तो बच्चों, अभी का हमारा टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर शुरू करते हैं।